ये हिंदी का है ना। हिंदी का वो भी ऑब्जेक्टिव है जो पूछा जाता है 100 मार्क्स से ना। 100 मार्क्स से पूछा जाता है तो उसमें जवाब कितना का देना होता है, सिर्फ और सिर्फ 50 का है ना। तो ही 100 मार्क का हिंदी का हम आज पहला चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे बढ़िया से। पूरा इतिहास के पन्नों तक जाएंगे। इसमें क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव। मैं आपका प्रमोद सर, चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहला है कि बातचीत। चैप्टर का नाम ही है बातचीत, तो बातचीत से समझ में आता होगा कि जब कोई सामने आकर के क्या कर रहा हो, टॉकिंग कर रहा हो, मतलब बात कर रहा है कि नहीं, बातचीत। और इसके लेखक बातचीत हुए पाठ का नाम और लेखक हुए बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का थोड़ा सा समरी करते चले तो बातचीत का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब कर रहा हो तो सामने वाला व्यक्ति सुने। जब सामने वाला व्यक्ति कर रहा हो तो जो सामने में है उसको वो चुपचाप क्या करे, सुने। जहाँ पे जरूरत पड़े तो वहाँ पर उनको क्या करना चाहिए, तो स्टॉप देना चाहिए और वहाँ पर उनको क्लियरिफाई करना चाहिए। बातचीत के संदर्भ में यदि व्यक्ति को बातचीत करने के तरीके आ जाते हैं तो वह कहीं भी अपने लिए नया संसार को रच सकता है। कहीं पर भी, व्हाटएवर, संसार में कहीं भी अपने लिए नया संसार की रचना वो कर सकता है। बातचीत ही एक ऐसी है जो मानव के मतलब मानव को ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। आपके गांव में या आपके शहर मोहल्ले में हम देखे हैं कि जिनको आवाज नहीं आती है उनकी मनोदशा कैसी रही होगी या रहती होगी। सपोज दैट जिनको आवाज नहीं है, हमारे यहाँ एक आदमी है जिन मतलब शादी भी हो गया, उनको आवाज नहीं है, फिर भी ठीक है, जितनी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो यह जो है सारी शक्तियां मिल गई आदमी को, सारे के सारे शक्तियां विभूतियां यदि प्राप्त हो जाए और यदि उनमें आवाज नहीं हो तब हम कह सकते हैं और उनकी मनोदशा को हम भली भांति समझ सकते हैं कि उनकी कैसी स्थिति रही होगी या रह सकती है। बातचीत के संदर्भ में सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, मत दिए हैं। सभी का अपना अपना तर्क होता है, सबका अपना विचार होता है। कोई विद्वान कहते हैं कि असली बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्ति में हो सकता है, यह एडिसन का कथन है। वास्तव में यदि 2 मित्र कहीं पर जा रहा है ट्रेवल में, एक जगह से दूसरी जगह, यदि मिल गई तो दोनों की बातचीत अच्छी बनेगी। यदि कहीं पर ठहर गया पार्क उर्क में, यदि कहीं है रुका हुआ, यदि 2 बात कर रहा है, तीसरा यदि आ जाता है तो फिर वहां पर बातचीत का जो स्वरूप होगा वह क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगी, बदल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैठ करके यदि आपस में बात कर रहा है तो वह ठीक है, बातचीत हो रहा है। यदि कहीं तीसरे व्यक्ति की इंटरफेयर हो गई तो उतना अच्छा बातचीत नहीं होगा। 3 का बातचीत कभी भी अच्छी नहीं होती है। अब एक का मन का विचार कुछ और चल रहा है, एक का मन का विचार कुछ और चल रहा है। एक कह रहा है तो दोनों सुन रहे, अपने बारी का इंतजार करेगा कि वो हम कहेगा, ये हम तब हम कहेंगे, तो होगा नहीं। तीन आदमी में वास्तव में अच्छे से बातचीत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए बातचीत के संदर्भ में ये लेखक साहब और कहते हैं क्या कि बातचीत हर एक आयु के अनुसार, हर एक स्थिति परिस्थिति के अनुसार बातचीत का मॉडल बदल जाता है। जैसे यदि कोई कॉलेज का 2 साथी मिल जाता है तो वो अपने कॉलेज से संबंधी ही बातचीत करती है, नहीं। यदि कोई बूढ़ी औरत यदि आपस में बातचीत करेगी तो उसका टॉपिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अपनी पुतोहू की जो कहा सुनी होगी, खाने के लिए नहीं दे रहा है, पीने के लिए नहीं दे रहा है, मेरा कपड़ा वस्त्र धो नहीं दे रहा है, ये फलना चिलना दिस दैट, संसार की सारी उलझने के बारे में उनकी चर्चाएं पर चर्चाएं होंगी। और एक यदि खिलाड़ी, दोनों आपस, एक खिलाड़ी है दूसरा खिलाड़ी यदि मिल जाता है तब उनकी बातचीत की टॉपिक क्या हो जाएगी, तो खेलने के ऊपर डिपेंड, और कहीं बाहर की संसार की बातें हो ही नहीं सकती उनके बीच में। खेल, वहाँ पर हम लोग खेलने गए, वहाँ पर भी अच्छा एम्पायर मिला था, फलना चिलना दिस दैट, है कि नहीं। वहाँ बॉल अच्छा था, मतलब पिच भी अच्छे थे, लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो भी अच्छी थी। तो ये होता है बातचीत करने का मतलब, सबका लहजा, सबका अलग अलग तरीके, ठीक है।
तो उसी बातचीत के संदर्भ में ये जो कह रहे हैं ये बालकृष्ण भट्ट साहब कह रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए बालकृष्ण भट्ट के किस काल के रचनाकार माने जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हमारे वर्तमान मतलब कि आधुनिक काल के ही लेखक थे। मतलब जिस काल में हम लोग अभी हैं उसी काल की ये लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा कि बातचीत के लेखक कौन है। तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और ये बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार लेखक रहे हैं। ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत क्या है, तो बातचीत ये एक निबंध है। क्या है ये, निबंध है। निबंध मतलब ललित निबंध। ललित निबंध से हमारा तात्पर्य है कि यह नवीनतम, यह किसी भी काल में मतलब धूमिल नहीं हो सकता है। जिस टाइम में जो व्यक्ति पढ़ेगा उनको उस टाइम में उनको बातचीत का ज्ञान देगा। यदि बातचीत करने का शैली किन्हीं भी व्यक्ति में आ गई तो वह अपने लिए संसार की सभी वस्तुओं को हासिल कर सकता है। संसार की सभी वस्तुएं हासिल कर सकता है यदि उनको बातचीत करने की तरीके या विधि आ गई। तो बातचीत करने का विधि में यदि सीधी सी बात है तो वक्ता और श्रोता बनना चाहिए। जो अच्छा श्रोता है वही अच्छा वक्ता भी हो सकता है। अच्छा वक्ता मतलब अच्छा श्रोता का मतलब अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता होता है। अच्छा श्रोता का मतलब अच्छा से जो सुनता है। मतलब आपने कुछ कहे उसने कुछ कहा हम उसको ध्यान पूर्वक क्या किए, सुन लिए। जो अच्छा से सुन लिया वो श्रोता हुआ। जो सुन लिया तो वो अच्छा से बोल भी सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है टीचर और प्रीचर दोनों क्या है तो एक ही वर्ड का मिला जुला रूप है। टीचर और प्रीचर। टीचर का मतलब शिक्षक, तो टीचर और प्रीचर ये होता है टी से शुरू और प्रीचर होता है PREACHER प्रीचर। और टीचर TEACHER टीचर। टीचर का मतलब होता है टीच करने वाला मतलब पढ़ाने वाला। आप प्रीचर का मतलब होता है प्रवचन करने वाला। प्रवचन का मतलब जो प्रवचन देते हैं, मतलब कहीं पे मंच पे आ गए भाषण देना शुरू कर दिए, पूरा फराटेदार भाषण देना शुरू कर दिया। कहीं पर भी कहीं लय लपट नहीं है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो भजन कीर्तन जो सत्संग वगैरह सब में जाते हैं, सत्संग करते हैं, स्टेज शो करते हैं, वो बड़े बड़े आदमी, उसको हम बोलते हैं प्रीचर। प्रीचर मतलब प्रवचन करता, जो प्रवचन देते हैं। और टीचर मतलब जो टीचिंग कराते, जो पढ़ाते हैं। तो अच्छे टीचर ही अच्छे क्या है तो प्रीचर है। तो प्रीचर वही बन सकता है जिनको बातचीत करने का तरीका आता है। नहीं तो सभी आदमी तो प्रीचर नहीं बन सकता है, सभी आदमी टीचर नहीं बन सकता है। तो टीचर और प्रीचर में बस थोड़ा सा शब्द का डिफरेंस है और काम दोनों का क्या है, एक ही है। दोनों का काम क्या है, अलग अलग नहीं कहा जा सकता, दोनों का काम एक ही है। कोई एक टॉपिक को पकड़ा तो उसी पर भाषण दे रहा है, छोड़ रहा है, रसगुल्ला छोड़ रहा है अपना, है कि नहीं, लड्डू छोड़ रहा है। टीचर भी है, कोई एक वर्ड पकड़ा गया उसी पे घिसेट रहा है कह रहा है। जब तक सामने वाला कोई टोकेगा नहीं तब तक उसका टॉपिक ही नहीं चेंज होता है। हम देखें हैं टीचर और प्रीचर में अंतर है। देखिए आगे है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है यह ललित निबंध है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार का क्या नाम है। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन कैसे उल्टा के पूछ दिया है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, निबंधकार का मतलब लेखक नहीं लिख करके क्या लिख दिया है भाई, निबंधकार। ये निबंध है ना, शब्द को देखिए जब कभी आप थोड़ा सा अटपटाइएगा कि ये निबंधकार है, मतलब ये बातचीत निबंध है, कहानी नहीं है, एकांकी नहीं है, तो क्या है ये निबंध है। ठीक है, तो बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार का नाम है वह बालकृष्ण भट्ट साहब है। ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म के बारे में जान लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 23 जून 1844 को, मतलब 23 जून 1844 ईस्वी को इनका क्या हुआ था तो जन्म हुआ था। ठीक है, राइट। अब देखिए इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन मतलब मृत्यु जो हुए थे वो हुए थे
20 जुलाई को 1914 को, मतलब 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनकी देहांत हुई थी। क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है ना? तो यह जो थे यह इलाहाबाद के थे। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की है? तो लगभग 1000 ग्रंथों की इसने रचना कर डाली है। 1000, सोच सकते हैं, 1-2 गो नहीं, अभी तुम 1000। हमारा तो अभी लगभग कितना 10-15 गो कविता हुआ है, उसी में हम अटके हुए हैं, है कि नहीं, फुर्सत नहीं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो वो लिखे हैं अभी तक में 1000 निबंध लिखे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन के क्या नाम है? प्रहसन मतलब सबसे जो उम्दा लेख है उसको प्रहसन के नाम से हम संबोधित करते हैं, इतिहासकार संबोधित करते हैं उनको। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन के क्या नाम है? तो प्रहसन के नाम है उनको जैसा काम वैसा परिणाम, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब काम करेगा कोई उल्टा सीधा तो परिणाम उसको भी भुगतना पड़ेगा उल्टा सीधा। यदि विद्यार्थी अभी 12th का है, यदि वो अभी पढ़ाई का काम नहीं करेगा, यदि वो खेल मौज मस्ती में टाइम बिताएगा, तो यह चल रहा है अगस्त का, आज तारीख हो गई 19, मतलब 19, मतलब ये अगस्त भी अस्त होने वाला है। अगस्त भी क्या होने वाला है? अस्त होने वाला। यदि विद्यार्थी अभी नहीं जगा तो फिर कब जगेगा बेचारा? ले जाकर के लोटिया डुबा देगा, है कि नहीं? मतलब अभी जैसा काम करेगा तो एग्जाम के बाद वैसा परिणाम मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये इन्हीं की रचना है। बालकृष्ण भट्ट साहब ने ही कहा जैसा काम वैसा परिणाम, जैसी करनी वैसी भरनी, है कि नहीं? अब देखिए नई रोशनी का विष, नई रोशनी का भी विष होता है। कोई यदि नया उजाला पाता है, मतलब नया जीवन भी पाता है, तो उनके जीवन में भी किसका सामना करना पड़ता है? विष का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि यदि सब दिन सुख में ही आदमी जीने लगेगा तो उस सुख में भी विष का सामना उसको करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए लिखा है नई रोशनी का विष। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला है आचार विडंबन। आचार विडंबन, आचार मतलब, आचार से मतलब यहाँ है उसकी शिष्टाचार। किसी शिष्टाचार है, शिष्टाचार की पद्धति अब क्या हो रही है? बदल रही है। अब ये कैसे विडंबना है, हम किस युग में पहुंच चुके हैं? ठीक है, तो इसकी आचार विडंबना को लिखा है बालकृष्ण भट्ट साहब ने। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख लेख कौन कौन है? तो प्रमुख लेख है इनका रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद है 100 अजान एक सुजान। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है गुप्त वैरी, उसके बाद रसातल यात्रा, मतलब रहस्य कथा मतलब कहीं जगह गए, जैसे मान लीजिए कि हम पटना गए, पटना का जो उधर का जो हिल एरिया होता है उधर थोड़ा सा गए थे, ज्यादा उधर जाने का मौका नहीं मिला, तो वहां पर एक रहस्य है। कैसा रहस्य है कि वहां पर एक गुफा है जो झील ही टाइप का है। एक झील से क्या होता है तो गर्म पानी निकलता है, एक से ठंडा पानी निकलता है 12 वर्ष। ठीक है, मतलब ये जितने भी सभी दिन, मतलब ठंडी में भी जाइएगा या चाहे गर्मी में जाइएगा, ठंडी में जाइएगा तो एक से गर्म पानी और एक से ठंडी पानी, मतलब ऐसा वहाँ गुफा से निकलते रहता है। ठीक है, और उसके बाद दार्जिलिंग भी गए थे, वहाँ संजोग से दार्जिलिंग में गए थे तो वहाँ पर भी रहस्य हमको मिला। रहस्य कैसा मिला? तो जब वहाँ पर एक माउंटेन एरिया, हिलिंग एरिया जहाँ पर है, वहाँ पर यदि आप जाते हैं और वहाँ से आप नज़ारा देखते हैं, सुबह का टाइम का यदि आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि सूर्य वहाँ से पूरा रक्ताब नजर आ रहा है। इतना मनोरम दृश्य के साथ आपकी वहाँ पे सांसें ठहर जाएगी, इसलिए उसको कहा रहस्य कथा। तो उस सब विषय पे भी लिखा है रहस्य कथा। उसके बाद है नूतन ब्रह्मचारी, मतलब नूतन मतलब नए ब्रह्मचारी। जो किसको कहा है नूतन ब्रह्मचारी? ये कहा है विद्यार्थियों को। नूतन मतलब नवीन ब्रह्मचारी, अभी ये सब क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, इसलिए क्या है नूतन, नए ब्रह्मचारी है। ठीक है, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान कहने का मतलब हमको देखने वाले 100 हैं,
कितने हैं? 100 हैं, लेकिन उसमें से पहचानने वाले मात्र एक के हैं। 100 अजान, एक सुजान। गुप्त वैरी है कि नहीं? गुप्त वैरी का मतलब जो कोई चीज गुप्त रखता होगा आदमी या देखता होगा, तो उस पे लेखक का ध्यान गया और उसने लिखिए डाला क्या? गुप्त वैरी। गुप्त है लेकिन फिर भी बैर करता है। गुप्त है फिर भी क्या कर रहा है? वो बैर करता है। उसके बाद रसातल यात्रा। रसातल यात्रा का मतलब यदि कोई युवा है, यदि संजोग से ऐसा ना हो किसी के साथ, वह क्या होता है तो कहीं गलत संगति में पड़ गया, अभी संगति में पड़ गए, तो उनकी यात्राएं जा रहा था, ये सीधा सीधा जा रहा था, तो उनकी यात्रा यहाँ से क्या हो जाती है? डाइवर्ट हो जाती है, कट जाती है। उनकी यात्रा किधर? सीधे जा रहा था, लेकिन अब उसकी यात्रा रसातल। रसातल का मतलब नरक में चलने लग गया, है कि नहीं? अच्छा है, लड़का है, कोई धूम्रपान करना शुरू कर दिया, है कि नहीं? बढ़िया है, अच्छा खासा अपना घर का ही काम करता था, भलो अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन अच्छा काम, उसी काम में क्या कर दिया? गलत संगति में पड़ गया, गलत काम करने में प्रवृत्त हो गया। अब उनकी यात्रा किधर की मुड़ गई? रसातल की ओर मुड़ गई, है कि नहीं? रसातल यात्रा, उस पे लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। देखिए उसके बाद है उचित दक्षिणा। जिस टाइम में ये लिख रहे थे उस टाइम की यदि बात करो तो उचित दक्षिणा, उस टाइम में दक्षिणा लेने वालों की होड़ लगी थी। जो भी मांगने के लिए आता था वो दक्षिणा में क्या? अनाप शनाप, है कि नहीं? अभी भी कभी कभार होता है कहीं कहीं, दक्षिणा अनाप शनाप, दियो तखन दक्षिणा, मोर इतना ले तखन उतना ले, है कि नहीं? ढेर सारा दक्षिणा का बवाल, परपंच। उचित दक्षिणा तो कहा है, उसी में लिख दिया है, क्या लिख दिया है? उचित दक्षिणा लीजिए ना आप, ज्यादा काहे लेकर कीजिए, कम काहे लीजिएगा, उचित लीजिए, ठीक है? हमारी घड़ी, उसके बाद लिख दिया है हमारी घड़ी चलती है, इतना फास्ट चलती है हमारी घड़ी की मत पूछिए, अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, ठीक है? घड़ी को इतना तेज नहीं चलना चाहिए, बहुत तेज चल रही है घड़ी। उसके बाद सद्भाव का अभाव, क्या लिख दिया है? सद्भाव का अभाव। सद्भाव किसी कहते हैं? सद्भाव कहते हैं मतलब कि ऐसा व्यवहार या ऐसी आचरण जो सबको अच्छा लगे, सबका मन मोह ले, उसको बोलते हैं सद्भाव। तो सद्भाव का क्या हो गया? अभाव हो गया। सद्भाव का क्या हो गया? अभाव है। मतलब पिताजी उनके सामने में दारू गुटखा खैनी पी रहा है आराम से, है ना? ये तो किसका अभाव हो गया? सद्भाव का अभाव हो गया, है कि नहीं? अब मान लीजिए कोई रास्ता पूछ रहा है उधर सवोर जाने का, ये बता दिया किधर? इधर जाने का, है कि नहीं? बेडोर। अब इसी में कहा है सद्भाव का क्या हो गया? अभाव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही सुंदर। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी? बालकृष्ण भट्ट जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एडिसन का मत क्या है? बातचीत के संदर्भ में एडिसन साहब का अपना विचार व्यक्त किए। वह विचार क्या है? वह विचार ये है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, 3 व्यक्तियों के बीच में नहीं हो सकता है, 4 व्यक्तियों के बीच में बातचीत नहीं हो सकता। वह सिर्फ और सिर्फ बातचीत हो सकता है तो 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है बातचीत। हाँ, उसके बाद है बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या की रचना है? तो यह निबंध है कि नहीं? इससे पहले बता दिया कि यह निबंध है, वास्तव में कहानी नहीं है, लेख नहीं है, जीवनी नहीं है, यह क्या है? तो निबंध है, ठीक है? निबंध जैसे हम लोग पढ़ते हैं गाय पर निबंध लिखे, विद्यालय पर निबंध लिखे, है कि नहीं? तो ये बातचीत पर निबंध है, बातचीत पर क्या है? तो निबंध है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्या है अगला क्वेश्चन में, बहुत सुंदर है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। मनुष्य को ईश्वर ने वरदान दिया। कौन कौन वरदान दिया? हमको तो कहीं वरदान नजर नहीं आ रहा है। वरदान नजर आ रहा है ना? वरदान कौन सा नजर आ रहा है? हमारे शरीर में दिया है वरदान, वो कौन दिया है? श्रम दिया है। क्या दिया है? श्रम दिया है। श्रम का मतलब काम करने का शक्ति दिया है, कैपेसिटी दिया है। ईश्वर ने दिमाग दिया। ये सब क्या है? शक्ति ही तो कहा जा सकता है। फुर्तीली शक्तियां 8 प्रकार की कही जाती है। जो एकता होता है, जो शक्ति हमको बुद्धि होती है, मानसिक तौर से जो भी बुद्धि होती है, सहयोग की जो शक्ति होती है, ठीक है? ये सारी क्या है? तो शक्तियां ईश्वर ने मनुष्य को दी है। उनमें से एक है, उनमें से डैश
भी एक है। तो अब बताइए डैश स्थान को क्या आप दे करके भरेंगे? तो बताइए आप लोग थोड़ा सा। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें क्या है? तो उसमें बातचीत एक क्या है? तो भाई बातचीत बातचीत ना, बातचीत भी क्या है? तो एक है। बातचीत एक क्या है? तो बातचीत के माध्यम से यदि हमको पानी प्यास लगी है तो हम कहेंगे हमको पानी दे दो भाई। बातचीत के माध्यम से हो सकता है, बात करेगा तब है। तो यदि बात नहीं होगी तब तो होगा नहीं हो पाएगा। यदि तुम भूखे मर जाओ, तुमको कोई नहीं कुछ देने वाला है जब तक तुम बातचीत नहीं कहेगा नहीं जब तक, है कि नहीं? तो चलिए ठीक है, इतना ही ऑब्जेक्टिव। एक हिंदी के लगभग कितने हो गए? ये 15-16 ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।